हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की एक और नई महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपीपीएससी के द्वारा स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस, जिसके ऑनलाइन फॉर्म आपके ऑनगोइंग है और इसकी लास्ट डेट देखेंगे आप तो 27 फरवरी 2026 यहाँ पर रखी गई है। तो जिस भी अभ्यर्थी ने अभी तक ऑनलाइन फॉर्म को फिल नहीं किया है, तो आज के वीडियो में इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है पूरी प्रोसेस देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही इसके अलावा आपकी जो आपका पार्लर निरीक्षक, इसके भी ऑनलाइन फॉर्म चल रहे हैं और इसके अलावा आपके जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं, इसके भी ऑनलाइन फॉर्म चल रहे हैं। तो इसके लिए भी यदि आप एलिजिबल हैं तो इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है, चैनल पर वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की पूरी प्रोसेस को, किसको आपको किस प्रकार से ऑनलाइन फॉर्म को फिल करना है। साथ ही चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो आगे बढ़ने से पहले इसका कुछ नोटिफिकेशन इसको हम पढ़ लेते हैं और इसमें एक नया संशोधन भी आया था, तो उसको भी आप सभी को जानना अति आवश्यक है। उसके बाद आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो इसका जो नोटिफिकेशन, इसको आप देख सकते हैं, एक बार रीड कर लीजिए। और यहाँ पर आपकी टोटल पोस्ट हैं और इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो इसको एक बार चेक जरूर करें आप। तो यहाँ पर देखिए आपकी पोस्ट वाइज यहाँ पर आपकी और यहाँ पर इनकी पदों की संख्या अलग अलग कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर डिवाइड आपको कर दी गई है और इनकी यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है। आप लिखने देखेंगे बीच में आपका एक नया संशोधन आया था एमपीपीएससी के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए जो 11 फरवरी को एक नया संशोधन आया था, आप सभी ने रीड कर लिया होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो सहायक यंत्री आपकी सिविल है, इसमें देख सकते हैं 21 पद हैं, जिसमें से विभिन्न श्रेणियों के दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित है और वे अभ्यर्थी जो दिव्यांग नहीं वो इस पद के लिए अपात्र हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और बाकी आपके जो इस प्रकार के सेम यहाँ पर भी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सहायक यंत्री सिविल का 3 पद यहाँ पर विज्ञापित है, जो कि अनुसूचित जाति के लिए है 2 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 है। तो इसके अलावा यदि कोई और अभ्यर्थी अप्लाई करता है तो वो भी इसके लिए पात्र नहीं रहेगा। इसी प्रकार से आपका सहायक यंत्री आपकी विद्युत और यांत्रिक, इसमें भी देख सकते हैं। तो इनको एक बार अच्छी तरीके से आपको रीड कर लेना है कि यहाँ पर सहायक यंत्री के 7 पद हैं, जिनमें से पिछड़ा वर्ग यहाँ पर होती कोई भी पद यहाँ पर आरक्षित नहीं है। और पिछड़ा वर्ग यहाँ पर देख सकते हैं जो ओबीसी के अभ्यर्थी हैं, अभ्यर्थी तौर पर आवेदक को अनारक्षित श्रेणी से विचारित किया जाएगा। वहाँ किसी प्रकार से आपका इस पोस्ट का है, तो इनको एक बार अच्छी तरीके से जरूर रीड कर लीजिए। इसके बाद आपको अप्लाई करने के लिए आपको लिंक पर चलना है। तो ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने के लिए सिंपल सा आप अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे एमपीपीएससी और सर्च पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको जो पहली लिंक दिख रही है, इस लिंक पर आप क्लिक कीजिए इस प्रकार से। इसके बाद आपका इस प्रकार का पेज आपका ओपन यहाँ से हो जाएगा। आपको साइड में यहाँ पर नीचे को चले आना है। तो यहाँ पर देखेंगे आप तो जो अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक आपको कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका एक और नया पेज आपका ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको नीचे को आएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आपको एक लिंक दिखेगी यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म की, यहाँ पर पेज लोड होने के बाद। तो यहाँ पर देखिए आपको लिंक यहाँ पर शो होने लगी। तो किसी भी लिंक पर आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, किसी एक लिंक पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपका ऑनलाइन फॉर्म की पोर्टल पर आपको रीडायरेक्ट आपको कर दिया जाएगा। तो आपका देख सकते हैं इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो गया है। सबसे पहले अप्लाई करने के लिए यहाँ पर देखिए 27 फरवरी रखी गई, जो कि आपकी इसका यहाँ पर आपको जो लिंक दिख रही है, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने के लिए। क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार का ऑप्शन आएगा, जो टर्म एंड कंडीशन आपको दी गई है, इस पर यहाँ पर आप टिक करेंगे और इसके ऊपर आपके जो देखिए जो ब्लू कलर का आपको जो लिंक दिख रहा है, इस लिंक पर भी आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ से आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा और यदि इस पर क्लिक नहीं करती तो आपका फॉर्म भी यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा। तो हम इसको पहले इससे डाउनलोड किए थे, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद आपको आई एक्सेप्ट आपको क्लिक यहाँ से कर देना है, इस पर आप क्लिक कीजिए। तो इसके बाद आपका फॉर्म यहाँ से ओपन हो जाएगा। अब आपको अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, किस सब्जेक्ट से आप यहाँ पर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो जो नोटिफिकेशन में आपको और जो नया संशोधन सूचना आती है आपको हमने पहले ही क्लियर कर दिया है, तो एक बार उसको जरूर चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको वो सब दिखाने के लिए आपको किसी एक यहाँ पर पोस्ट को हम सेलेक्ट कर दी थी सैंपल के लिए, बाकी कोई भी यहाँ पर पोस्ट फिल करेंगे सभी के लिए सेम प्रोसेस रहने वाला है। अब यहाँ पर अपनी कुछ पर्सनल जानकारी फिल करनी है। तो यहाँ पर अभ्यर्थी का फर्स्ट नेम फिल करेंगे। तो जो भी आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट में लिखा है सेम आपको फिल करना है और कैपिटल लेटर में ही फिल करना है। तो यहाँ पर अपना फर्स्ट नाम फिल कीजिए इस प्रकार से, आपका जो भी नाम है इस प्रकार से नाम फिल कीजिए। इसके बाद अपना मिडिल नेम फिल कीजिए, यानी मध्य नाम, यदि मार्कशीट में लिखा है तो फिल कीजिए। इसी प्रकार से आपका सर नेम यानी लास्ट नेम फिल कीजिए, यदि मार्कशीट में लिखा है, नहीं तो इसको आप खाली छोड़ सकते हैं, सिर्फ आपको फर्स्ट नेम फिल करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ इस प्रकार से अपने डेट ऑफ बर्थ को फिल कीजिए। आपका यहाँ पर कैलेंडर आ जाएगा, तो ईयर को सिलेक्ट कीजिए, इस प्रकार से आपका ईयर आ जाएगा। यहाँ पर अपना मंथ सेलेक्ट करना है और यहाँ पर अपनी डेट को सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट कीजिए, मेल या फीमेल, इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए।
नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी विवाहित हैं? यदि हैं तो यस, नहीं तो नो पर ही क्लिक करेंगे। और यदि विवाहित हैं तो अपने पति या पत्नी का नाम फिल करेंगे, जीवित बच्चों की संख्या पर फिलहाल कर देंगे। और यदि अनमेरिड है तो नो पर यहाँ से टिक कीजिए। और एक बात और ध्यान दीजिए, जो आप नाम फिल कर रहे हैं, खासकर आपके नाम की स्पेलिंग में कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो एक बार फॉर्म सबमिट कर देते तो फिर आपका नाम बाद में एडिट नहीं होगा किसी भी हालत में। बाकी फॉर्म तो एडिट हो जाएगा अन्य डिटेल्स, लेकिन नाम आपका एडिट नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, क्या मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं? तो एस करेंगे, इस प्रकार से आपको एस करना है। अब आपकी जो भी कैटेगरी, जैसे यूआर है तो यूआर, एससी है तो एससी, एसटी है तो एसटी, ओबीसी है तो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस, तो जो भी आपकी कैटेगरी वो यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। अब जैसे यहाँ पर आप ओबीसी सेलेक्ट करते हैं तो यदि आप नॉन क्रीमिलेयर में आते हैं तो पर नो पर ही टिक करना है आपको, तो आपकी कैटेगरी यहाँ पर ओबीसी आ जाएगी। इसके बाद आपका जो जाति है यानी कास्ट का नाम है, तो वो कास्ट का नाम यहाँ पर आप फिल कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है, अब आप जो भी रिजर्वेशन की कैटेगरी अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है उसकी डिटेल्स आपको फिल करनी है। तो यहाँ पर जारीकर्ता का पद नाम, तो आपका जो एसडीएम है या एसडीओ है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। इस प्रकार से जारीकर्ता का जिले का नाम, तो किस जिले से आपका ये जारी हुआ है वो यहाँ पर आप जिले को यहाँ से फिल कीजिए, इस प्रकार से फिल करेंगे। अब आपका जो जाति प्रमाण पत्र है संख्या यानी सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पर आप फिल कीजिए। यदि आपका डिजिटल वाला जाति प्रमाण पत्र है तो आपका जो आरएस करके आपका चालू होता है इस प्रकार से, तो सभी को यहाँ पर आपको फिल करना है। और किस दिनांक को आपका ये जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है तो वो दिनांक भी आपको यहाँ से फिल कर देनी है। इसके बाद नेक्स्ट है, दिव्यांगता यानी डिसेबिलिटी का डिटेल्स, तो क्या अभ्यर्थी 40% या इससे अधिक दिव्यांग है? यदि हैं तो यस करेंगे। फिर नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी को दिव्यांगता प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी जिला चिकित्सा मंडल द्वारा जारी किया गया है? यदि किया गया है तो इस प्रकार से यस करेंगे। अब आपको डिसेबिलिटी का प्रकार देना होगा, किस प्रकार के आपको यहाँ पर डिसेबिलिटी यहाँ पर है, तो जो भी है तो उसको फिल करेंगे और आपके यहाँ पर परसेंटेज को फिल करना होगा। और यदि आप डिसेबल नहीं है तो नो पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है, अन्य विवरण, तो क्या अभ्यर्थी कभी सेवा से पृथक करने के दंड से दंडित किया गया? यदि किए गए हैं तो यस, नहीं तो नो पर ही क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट है, कि अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है? यदि है तो यस, नहीं तो यानी आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस वगैरह चल तो नहीं रहा, यदि है तो यस, नहीं तो नो पर ही क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी आयोग की किसी परीक्षा अथवा चयन की विवरित अवधि में यदि कभी डिवेयर किया गया है तो यस, नहीं तो नो पर ही क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है, कि अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन अथवा उसके नगर सैनिक निगम मंडल या स्वशासी आपकी संस्था में यदि कार्यरत हैं तो यस, नहीं तो नो पर ही आपको यहाँ पर भी क्लिक आपको कर देना। इसके बाद नेक्स्ट है, कि अभ्यर्थी केंद्र शासन में सेवारत है? यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में हैं किसी भी डिपार्टमेंट में तो यस करेंगे, नहीं तो आपको इस पर भी नो पर क्लिक आपको कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है, कि अभ्यर्थी अशासकीय सेवा में सेवारत है? अशासकीय मतलब यदि आप किसी प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में यहाँ पर कार्यरत हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आपको इस पर भी नो पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका रोजगार पंजीयन की डिटेल्स, तो आपके पास यदि रोजगार पंजीयन है तो यस करेंगे इस प्रकार से, और नहीं है तो नो पर क्लिक कीजिए। लेकिन क्या बात यहाँ पर बोली है, यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं और अभी आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो अभी आपके पास रोजगार पंजीयन नहीं है तो आप नो पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो उस टाइम आपको रोजगार पंजीयन होना अनिवार्य रहेगा। तो कोशिश कीजिए कि अभी आप रोजगार पंजीयन को कर लीजिए ताकि आपको बाद में समस्या ना हो। अब आपको रोजगार पंजीयन कैसे करना है, यदि आपका रोजगार पंजीयन एक्सपायर हो रहा है तो कैसे रिन्यू करना है, तो चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या आप सर्च करके स्वयं भी देख सकते हैं। तो आपके पास रोजगार पंजीयन है तो यस कीजिए। यहाँ पर पंजीयन जिले का नाम, तो किस जिले से आपने रोजगार पंजीयन किया वो टिक कीजिए। यहाँ पर पंजीयन नंबर, जो आपका रोजगार पंजीयन का नंबर वो फिल कीजिए। और जो रोजगार पंजीयन की दिनांक, आपने किस दिनांक को रोजगार पंजीयन किया था तो यहाँ पर देखिए आपको एक डेट दिख रही होगी, तो वही डेट आपको यहाँ पर फिल करनी है। और यदि आपने बीच में कभी रिन्यू भी किया है तो रिन्यू की डेट आपको फिल नहीं करनी है, आपने जो स्टार्ट में रोजगार पंजीयन किया था वही दिनांक आपको फिल करनी है और आपके कार्ड पर भी ये ऐसा लिखा होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक हैं? यदि आप मध्य प्रदेश के एक्स सर्विसमैन हैं तो एस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर ही आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर जाति विवाह योजना के अंतर्गत पुरस्कृत हैं? यदि हैं तो यस, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। यदि इंटर कास्ट मैरिज आपने किया है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर ही क्लिक करना है। चूंकि हमने ऊपर ही अनमेरिड पर टिक किया है तो ये ऑप्शन आपके ऑटोमेटिक क्लोज यहाँ से रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी विक्रम अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ी हैं? यदि हैं तो यस, नहीं तो इस पर भी नो पर आपको क्लिक आपको कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल्स आपको यहाँ से फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको 10th की जानकारी फिल करनी, तो यहाँ पर आप चाहें तो 10th भी लिख सकते हैं या चाहें तो हाई स्कूल भी फिल कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपकी प्रणाली, आपका ग्रेड या सीजीपी सिस्टम है या डिवीजन सिस्टम। यदि ग्रेड या सीजीपी सिस्टम है तो फिर आपको पूर्णांक और प्राप्तांक फिल करने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको डायरेक्ट परसेंटेज फिल
करना होगा। और यदि आपका डिवीजन सिस्टम है तो डिवीजन को टिक कीजिए। अब आपको यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के नाम फिल करना है 10th की, तो आप चाहें तो सभी सब्जेक्ट के नाम लिख सकते हैं जो भी आपके हैं। और एक सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको कॉमा नहीं लगाना है, आपको स्पेस देना है और दूसरा सब्जेक्ट आपको लिख देना है। और ऐसा नहीं लिखना चाहते तो आप ऑल जनरल सब्जेक्ट इस प्रकार से भी फिल आप कर सकते हैं। आपके पूर्णांक फिल कीजिए, जो भी आपके पूर्णांक थे, आपको प्राप्तांक कितने प्राप्त हुए हैं, यहाँ पर आपको प्राप्तांक फिल आपको कर देना है। इस प्रकार से आपकी परसेंटेज ऐसे कैलकुलेट होकर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट किस डिवीजन से पास हुए हैं तो वो यहाँ पर फिल कीजिए। आपके बोर्ड का नाम फिल कीजिए। अब जैसे एमपी बोर्ड है तो एमपी बोर्ड भोपाल, यदि सीबीएसई है तो सीबीएसई। इसके बाद आपका 10th किस वर्ष आपने पास किया वो फिल कीजिए और आपका 10th का रोल नंबर आपको फिल यहाँ से कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपकी 12th या हायर सेकेंडरी आपने इसकी समकक्ष कोई डिप्लोमा किया है तो उसकी जानकारी फिल करेंगे। जैसे आपने 12th किया है तो इस प्रकार से हायर सेकेंडरी इस प्रकार से फिल कर सकते हैं। वो आपका सेम ग्रेड सिस्टम है या डिवीजन सिस्टम है तो जो भी आपके इस प्रकार से फिल कीजिए। आपके सब्जेक्ट के नाम फिल करने 12th के तो इस प्रकार से फिल कीजिए। जैसे हिंदी आपको कॉमा नहीं लगाना, एक बार स्पेस देना है, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका जो मैथ्स, इस प्रकार से आप इसको फिल कर सकते हैं। पूर्णांक आपके कितने थे, जैसे आपको सैम्पल के लिए दिखा रहा है आपके पूर्णांक। यहाँ पर आपके प्राप्तांक फिल करेंगे जो भी आपको प्राप्तांक हुए हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आप प्राप्तांक फिल करेंगे और आपके परसेंटेज ऐसे कैलकुलेट होकर आ जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट किस डिवीजन से आप पास हुए तो वो फिल कीजिए। आपके बोर्ड का नाम, 12th किस वर्ष आपने पास किया वो और आपका रोल नंबर। इसके बाद नेक्स्ट स्नातक, तो अब आपने बीई किया है या बीटेक किया है तो जो भी आपने किया है इस प्रकार से इसको टिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ग्रेड सिस्टम था या डिवीजन सिस्टम था तो जो भी था इस प्रकार से इसको आप टिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यदि ग्रेड सिस्टम या सीजीपी सिस्टम है तो आपको फिर पूर्णांक प्राप्तांक करने की आवश्यकता नहीं, आपको डाटा अपना परसेंटेज ऐसे आपको फिल आपको कर देना होगा। आपका जो भी परसेंटेज है इस प्रकार से अपना परसेंटेज को फिल कीजिए। किस डिवीजन से पास हुए हैं तो वो डिवीजन फिल कीजिए। अब यहाँ पर अपना यूनिवर्सिटी का नाम फिल करेंगे तो जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी का नाम फिल कीजिए। और आपने किस वर्ष पास किया है, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है वो फिल कीजिए और आपका जो रोल नंबर है वो फिल यहाँ से कर दीजिए। और जो अभ्यर्थी फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में चल रहे हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। बाकी इसकी विस्तृत जानकारी आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। सिर्फ फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर वाली जो सिविल सर्विस एग्जाम होता है प्रीलिम्स उसमें ही एलिजिबल रहते हैं। बाकी इन सभी एग्जाम में जो वन डे टाइप की होती हैं इसमें कंप्लीट ही होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आपको जो टर्म एंड कंडीशन दिया गया है ग्रेड एस सीजीपी के संदर्भ में इसको यहाँ पर आप टिक कर दीजिए। इसके बाद आपको नीचे को यहाँ पर चले आना है। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट यात्रा भत्ता का विवरण। तो क्या आप यात्रा भत्ता का लाभ लेना चाहते हैं केवल मध्य प्रदेश के एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रिमिनल और दिव्यांग। यदि आप यात्रा भत्ता का लाभ लेना चाहते हो तो यस कर सकते हैं और नहीं भी लेना चाहते तो नो पर भी टिक कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो नेक्स्ट है बैंक अकाउंट की जानकारी आपको देना अनिवार्य रहेगी। और बैंक अकाउंट की जानकारी जिसका नाम से फॉर्म फिल हो रहा है सिर्फ उसी कैंडिडेट की यहाँ पर आपको फिल करना है। किसी फैमिली मेम्बर की आपको जानकारी या किसी अदर पर्सन की जानकारी फिल आपको नहीं करना है। तो यहाँ पर अपने बैंक का नाम फिल करेंगे। अब जो भी आपका बैंक, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपका जो भी बैंक है वो यहाँ पर फिल कीजिए। अब आपका जो बैंक का IFSC कोड है ये भी आपके पासबुक के जो फ्रंट पेज में देखेंगे उसमें आपको लिखा मिल जाएगा। तो यहाँ पर IFSC कोड फिल कीजिए। यहाँ पर शाखा का नाम यानी ब्रांच नेम फिल कीजिए। यहाँ पर ब्रांच कोड फिल कर दीजिए, ये भी आपको पासबुक का लिखा मिल जाएगा। यहाँ पर खाता धारक का नाम यानी आपका नाम फिल करेंगे। अब एक बात ध्यान दीजिए, बहुत से अभ्यर्थियों को यहाँ पर एक समस्या आ सकती है, खाता धारक का नाम लिखें। तो आपने जो नाम फिल किया है वो तो ऊपर फिल किया। इसके अलावा जैसे आपका नाम है तो इस प्रकार से फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा दीजिए, जैसे आपका नाम है इस प्रकार से अजय, फॉर एग्जाम्पल के लिए कुमार। तो इस प्रकार से अपना नाम फिल किया है। अब इसके बाद यदि कोई एक स्पेस रहता है, यहाँ पर देखेंगे एक स्पेस रहता है तो इस स्पेस का मतलब एक, यदि आपने यहाँ पर स्पेस दिया तो स्पेस का मतलब डिजिट ही होता है, यानी शब्द होता है, यानी लेटर होता है, एक नाम होता है। तो आपको स्पेस दी है तो इसको रिमूव कर देना है, नहीं तो आपको समस्या होगी। आपको बार बार यही समस्या की खाता धारक का नाम एंटर करें। तो इस प्रकार की यदि आपको समस्या आती है तो इसको आपको देख लेना है। अब यहाँ पर अपना जो अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपकी जो बैंक की पासबुक है, पासबुक को स्कैन करके यानी मोबाइल से भी फिल कर रहा है तो उसकी अच्छी तरीके से फोटो खींचना है और अच्छी तरीके से क्रॉप कर लेना है ताकि आपके पासबुक का जो फ्रंट पेज है वो अच्छे से दिखे। और फोटो आपको JPG फॉर्मेट में और 200 KB तक आपको अपलोड करना है, इससे ज़्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए। अब आपको पासबुक कैसे रिसर्च करना है, कैसे अपलोड करना है, इसका चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, उसकी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो उस टूल की मदद से आप इनको रिसर्च करके यहाँ पर अपलोड आप कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका वर्तमान पता, तो आपका जो भी एड्रेस है करस्पॉन्डिंग एड्रेस वो फिल कीजिए। तो आपका जो भी राज्य वो फिल कीजिए, यहाँ पर जिला फिल कीजिए, यहाँ पर पूरा एड्रेस आपको फिल कर देना, कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर फिल कीजिए। यहाँ पर अपना पिन कोड फिल कीजिए और आपका जो लैंडमार्क है जैसे कोई स्थायी पहचान, गली मोहल्ला, यदि कोई टैंक, वाटर टैंक इस टाइप से जो भी है तो फिल कीजिए। यदि नहीं है तो नो मार्क्स, इस प्रकार से भी आप यहाँ पर फिल
कर सकते, कोई यहाँ पर समस्या नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आपका स्थायी पता यानी परमानेंट एड्रेस। तो यदि आपका ये वर्तमान पता और स्थायी पता दोनों सेम है तो इस पर आप टिक कर देंगे तो दोनों ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, और यदि अलग अलग हैं तो दोनों को अलग अलग यहाँ पर आप फिल कर सकती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका एग्जाम सेंटर। तो 4 एग्जाम सेंटर आपको दिए गए, तो आपकी अपनी सुविधा के अनुसार एक एक करके क्रम वाइज अपने एग्जाम सेंटर को यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से अपने एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट कीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट अभ्यर्थी की फ़ोटो। तो अभ्यर्थी की फ़ोटो है जो, इसको आपको मिनिमम 20 KB और अधिकतम 100 KB तक इसको आप रिसाइज करेंगे, और आप चाहें तो इसका भी एक सैंपल भी आपको हम शो कर देते हैं, तो उसको डायमेंशन को सेट करके भी आप रिसाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपनी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो अपलोड करनी है और यहाँ पर आपको टिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका एक्टिव मोबाइल नंबर, तो वो मोबाइल नंबर फिल कीजिए और सही सही मोबाइल नंबर फिल करना है, और यहाँ पर अपना जो एक्टिव मेल ID है वो यहाँ पर आप फिल कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपको टर्म एंड कंडीशन, तो इसको यहाँ पर आप टिक करेंगे, इसको टिक करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका सिग्नेचर। तो सिग्नेचर भी आपको यहाँ पर मिनिमम 10 KB अधिकतम 100 KB तक इसको आपको अपलोड करना है, और कैसे अपलोड करना है वो प्रोसेस पहले देख लीजिए आप। अब यहाँ पर देखिए कुछ हमने यहाँ पर डायमेंशन निकाले हुए हैं, चूँकि MPPSC तो यहाँ पर नहीं बताया है, लेकिन जैसे फोटो का डायमेंशन इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसका बेहतर हाइट यहाँ पर रखिए, और इसकी साइज यहाँ पर लगभग 80-90 KB इसके इर्द गिर्द आप रखिए। सिग्नेचर इतनी साइज रख दीजिए आप, और आपका जो एड्रेस है यानी पासबुक है आपका, तो इसकी भी साइज इस प्रकार से रखिए और 80-90 KB के आसपास इसको कीजिए। अब इसको कैसे रिसर्च करना है, तो चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड, उसकी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन दे देंगे। तो आप चाहें तो जो आपको उस वीडियो में डायमेंशन बताएं वो भी ट्राई करके देख सकते हैं, या आपको जो हमने ये वाले डायमेंशन बताएं इसको आप ट्राई करके देख सकते हैं। और ट्राई करने के बाद जो फाइल का नाम होता है उसको आपको चेंज करना है, जैसे आपका सभी के मोबाइल में सिस्टम रहता है। तो फाइल का जो रीनाम रहता है, इस पर कुछ यहाँ पर यदि इस प्रकार से दिख रहा है, तो यदि फोटो है तो फोटो लिख दीजिए, सिग्नेचर है तो सिग्नेचर लिख दीजिए, और आपका पासबुक है तो पासबुक लिख दीजिए, और आप उसको अपलोड आप करेंगे। तो देखिए जैसे पर हमने सिग्नेचर अपलोड किया, इसी प्रकार से आपकी फोटो भी शो होगी। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार कुछ नाम यहाँ पर दिख रहा है, तो इसी को चेंज करना, सिर्फ आपको सिग्नेचर आपको सिंपल से लिख देना है, या कुछ भी यहाँ पर शॉर्ट में SIGN इस प्रकार से भी लिख दीजिए, और बाकी सब जितना इस पर सभी को आप रिमूव कर दीजिए, तो आपकी फोटो सिग्नेचर अपलोड आपकी हो जाएगी। इसके यहाँ पर जो बॉक्स दिख रहा है आपको सही से दिख रहा है, तो इस पर को यहाँ पर टिक करेंगे आप। इसके बाद आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे, और नेक्स्ट पर यहाँ से आप क्लिक आपको कर देने के लिए। नेक्स्ट पर क्लिक करने से पहले आपका जो नाम है इस पर पूरे फॉर्म को अच्छी तरीके से चेक कर लेना है, क्योंकि खासकर आपके नाम में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यदि नाम में मिस्टेक हो जाती है तो नाम बाद में फिर एडिट नहीं कर पाएंगे, और जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपको एग्जाम सेंटर में भी समस्या हो सकती है, और आपको एग्जाम से बाहर भी कर दिया जा सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी। तो आपको सही तरीके से चेक आपको करना होगा। तो जैसे भी नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपको इस प्रकार के पॉपअप आएगा, इसमें अपनी सभी जानकारी को चेक कर लेना है, सब कुछ सही है तो आपको ओके पर क्लिक करना है, और यदि आपके नाम में मिस्टेक है तो आपको कैंसिल पर क्लिक करके आपको नाम को सही कर लेना है, और आपका सबको सही तो आपको ओके पर क्लिक आपको कर देना है। तो इसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सबसे ऊपर आप देखेंगे तो एक आपको भुगतान नहीं दिख रहा होगा, और आपको एक आवेदन क्रमांक इस प्रकार से यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा, तो उसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जब नीचे को आएंगे तो आपकी जो भी कैटेगरी, चूँकि यहाँ पर जैसे रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई करके दिखा रहे हैं, तो इस प्रकार की आपको फीस दिखेगी। यदि आप UR से अप्लाई करते हैं तो आपको अलग फीस यहाँ पर दिखेगी। तो अब आपको जो प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना होगा। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिए, यदि आपके नाम में फॉर्म में अभी भी कोई मिस्टेक हो चुकी है तो इसकी फीस पेमेंट मत कीजिए, अब इस फॉर्म को खाली छोड़ दीजिए, दोबारा से एक नया फ्रेश फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, और उसी फॉर्म की फीस पेमेंट कीजिए, तो वही फॉर्म आपका एक्सेप्ट रहेगा। ये वाला फॉर्म आपको कुछ दिन में आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको एक स्मार्ट काम आपको कर लेना है। बाकी आपको प्रोसीड टू पेमेंट पर आपको क्लिक यहाँ से करना होगा। तो इसके बाद आपको विभिन्न प्रकार के ऑप्शन देखेगा आपको फीस पेमेंट करने के लिए। आप डेबिट कार्ड या UPI से पेमेंट करना है तो UPI पर आप सिंपल से यहाँ से आप क्लिक कर देना है आपको। इसके बाद यहाँ पर विभिन्न प्रकार के ऑप्शन देखेगा, पेटीएम या पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया NDML से क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर QR कोड GPay फोनपे के माध्यम से पे कर सकते हैं। तो सेकंड वाले ऑप्शन पर इस पर आपको यहाँ से क्लिक आपको कर देना है। तो इस प्रकार से आपका डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आप चाहें तो UPI पर क्लिक करके UPI पर फिल करके अपने फीस पेमेंट कर सकती है, और QR कोड से करना तो QR कोड पर क्लिक करेंगे तो आपको QR कोड शो होने लगेगा। आपकी जो भी फीस है यहाँ पर आपको उस QR कोड को स्कैन करके फोनपे GPay या किसी भी पे ऐप से उसको स्कैन करके अपनी फीस को पेमेंट कर सकते हैं, और पेमेंट करने के बाद इसका प्रिंट आउट आपको सेव करके जरूर रख लेना है। इसके बाद यदि मान लीजिए वहाँ से फीस पेमेंट नहीं कर पाती हैं तो आपने वो एप्लीकेशन नंबर नोट कर लिया होगा, तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिल करके फॉर्म को दोबारा से आप लॉगिन करके फीस पेमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने फीस पेमेंट कर दिया और आप दोबारा से फॉर्म को रीप्रिंट करके चेक करना चाहती हैं तो इस वाले ऑप्शन पर आप यहाँ से क्लिक कीजिए इस प्रकार से। तो जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ को फिल कीजिए, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कीजिए, लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा फॉर्म यहाँ से ओपन हो जाएगा। उसका आपको रीप्रिंट और PDF सेव करके जरूर रख लेना है। और आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है और रजिस्टर ईमेल ID उस पर भी आपको कन्फर्मेशन मैसेज सेंड किया जाता है, उस पर एप्लीकेशन नंबर भी आपको सेंड किया जाता है। और मान लीजिए बाई चांस वहाँ पर भी आपको एप्लीकेशन नंबर आप नोट नहीं कर पाए हैं,
यदि आपने फीस पेमेंट कर दिया और एप्लीकेशन नंबर नोट नहीं कर पाए तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है नो योर एप्लीकेशन, इस पर भी यहाँ पर आप सिंपल सा क्लिक करेंगे आप। यहाँ पर आपको एग्जाम में आपको जो MPPSC इंजीनियरिंग सर्विस है उसको यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपका ईयर को 2025 आपका जो 26 है और अपनी डिटेल्स को फिल करेंगे, आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी आपने फिल किया था फॉर्म में, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो एस करेंगे और आपकी जो कैटेगरी है इस प्रकार से आपकी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे आप और सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन नंबर होगा, उसी एप्लीकेशन नंबर को नोट कर लेना है और उसके माध्यम से अपना फॉर्म को रिप्रेजेंट आप कर सकती हैं। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।